प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर में 9 पेज पढ़ना है। सिर्फ बहुत इजी चैप्टर है न्यूक्लियाई। अगर आप बहुत ईमानदारी से सुनते हो तो एक बार में ही आपको आ जाएगा, क्योंकि ये सब बातें अपने बचपन में सुनी जब आप छोटे थे। ठीक है, तो न्यूक्लियाई इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। न्यूक्लियाई के बारे में कौन नहीं जानता है? एटम के अंदर उसके सेंटर में जो चीज होती है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अगर ये हमारा एटम है तो ये उसका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी हम नहीं कर पाए, क्योंकि एटम खुद ही बहुत छोटा होता है, तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। मेरी बात नहीं समझे? तो न्यूक्लियस के बारे में जितना हमें पता है उतना हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए, खोलना गेट, कोई आया है क्या? कोई ना आया? मजे ले लेते हैं? अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो न्यूक्लियाई के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बात है, इसका सेंट्रल कोर है। सेंटर में जो कोर है, कोर, बात समझ पा रहे हो? सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बात है। फिर दिखाया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर हम ऐसे दिखाते आए हैं बचपन से, प्लस प्लस प्लस। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? अगर हम सिर्फ प्लस माने तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्लस प्लस में रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए। तो लोगों ने कहा न्यूक्लियस में सिर्फ प्लस तो नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? जो प्लस प्लस के रिपल्शन को रोकेगा और न्यूक्लियस को फटने से बचाएगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियस में हम सिर्फ पॉजिटिव मानेंगे, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन मानेंगे, तो उसके रिपल्शन से न्यूक्लियस को फट जाना चाहिए। अगर आपका न्यूक्लियस नहीं फट रहा है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई है जो उस रिपल्शन को रोक रहा है, तो उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो हमने कहा भैया न्यूक्लियस के अंदर दो बातें हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और ये बस एक फेविकॉल की तरह काम करता है। फेविकॉल कह सकते हो, गोंद, गोंद समझते हो? गोंद, गोंद, ग्लू, एक ग्लू की तरह काम करता है कि जो प्लस प्लस के रिपल्शन है उसको रोक देगा, उसको अट्रैक्शन लगा के। क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है ना, वो प्रोटॉन को भी खींच सकता है, न्यूट्रॉन को भी खींच सकता है। तो दो प्रोटॉन आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, दोनों को इसने पकड़ लिया, न्यूट्रॉन्स ने पकड़ लिया। अब रिपल्शन ओवरकम हो गया, अब न्यूक्लियस नहीं फटेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को इमेजिन किया गया। अब बात समझते हैं कि किसी भी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कार्बन है तो नीचे 6 ऊपर 12, 12 क्या है? ए, 6 क्या है? जेड। बेसिकली ये जो जेड है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है अगर एटम आपका न्यूट्रल है। अगर एटम में कोई छेड़खानी नहीं की गई है तो आपका जो जेड है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तब दिक्कत है, तब तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम। यानी ध्यान रखना कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं तो इलेक्ट्रॉन वाले को भूल जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंज। तो सिंपल भाषा में ध्यान रखो कि जो जेड होता है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन बदल सकता है, इसलिए हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बातें यहां नहीं कर रहे। तो 6 इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर, ये होता है एटॉमिक मास नंबर। अब मित्रों ध्यान रखना, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने का बड़ा आसान तरीका बताया गया है। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। अगर a माइनस जेड करोगे तो आपको मिलेगा न्यूट्रॉन। यानी अगर मैं 12 में से क्या माइनस कर दूं? 6, तो आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन। a माइनस 6 क्या होगा? न्यूट्रॉन। 12 माइनस 6 क्या होगा? न्यूट्रॉन। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई बात? समझ में आ गई। अब यहां पर देखो ध्यान से, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी एटॉमिक मास नंबर है उसको माइनस करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन से 12 माइनस है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। ये मास नंबर है और ये है प्रोटॉन, तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा।
याद करना बड़ा सिंपल है, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करो। अब मित्रों कुछ बातों को समझना। ऑल द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इकट्ठे जितने भी पार्टिकल है, चाहे प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन, इनको इकट्ठे बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। मतलब समझो, न्यूक्लियस में रहने वाले को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं। ये क्या है बताओ? ये है न्यूक्लियॉन, और ये सारे क्या है? न्यूक्लियॉन्स। एस सिंगल प्लूरल सिखाया ना बचपन में, ठीक। आप तो सिंगल ही हो, प्लूरल थोड़ी हो, नहीं समझ मेरी बात। तो अब छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में पढ़ना है हमें कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? ऑल प्रोटॉन प्लस ऑल न्यूट्रॉन को इकट्ठे हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या बात है साहब, चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको टफ लगे, जो आपको दर्द हो पढ़ते वक्त कि भाई ये बहुत कठिन हो गया, कुछ भी नहीं। आइसोटॉप किसे कहते हैं? बचपन की बातें यार। देखो, अगर तीसरे नंबर से पकड़ो, आप पकड़ लो इसको, ये एस है छोड़ दो, ई है छोड़ दो, पी को पकड़ लो। किसको पकड़ना है? पी को। तो आइसोटॉप किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटॉन सेम हो। क्या सेम हो? जैसे देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर कितने प्रोटॉन है? 3। कितने प्रोटॉन है? 3। प्रोटॉन क्या है? 3। इन सभी एलिमेंट्स में प्रोटॉन 3 है, पर एटॉमिक नंबर अलग है। दिख रहा है आपको? तो जब एटॉमिक मास नंबर, जब मास नंबर इनके अलग हो पर प्रोटॉन क्या हो? सेम, तो हम कहते हैं भैया P फॉर प्रोटॉन। खोलो गेट खोलो, पानी आया होगा। अरे वाह, बोतल ही तो लेनी, ले लो यार। अरे दे दो, थैंक यू। क्या हुआ? ध्यान दो। तो P फॉर ट्रिक क्या रहेगा? तीसरे को पकड़ लो, प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है। एग्जाम में तीसरे बंदे से नकल कर रहे हैं, इधर दिखा है। ट्रिक है सर, ट्रिक है, ट्रिक मास्टर ने बताया था। अब देखो ध्यान से, आइसो बार में क्या करोगे? तीसरे को पकड़ लो, ए को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? तो जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या हो? सेम, यानी ऊपर का इस बार सेम होगा, नीचे का क्या होगा? अलग। जिसका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो वो आइसो बार होगा। वैसे ट्रिक क्या रहेगा? आइसोटोन्स के लिए क्या पकड़ोगे बताओ? आइसोटोन के लिए क्या पकड़ोगे? तीसरे को। तीसरा मतलब कौन? तीसरा मतलब न्यूट्रॉन को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? न्यूट्रॉन। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एलिमेंट्स ही है ना, सही है ना? हाँ। कैसे कर सकते हैं बताओ? मैंने कह दिया कोई x है, यहां 4 है, यहां 12। मैंने कहा यहां 5 है, यहां 13। मैंने कहा यहां 6 है, यहां 14। बताओ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 12 में से 4 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 6 गए 8। क्या बात, तो सब में क्या सेम है? न्यूट्रॉन। क्या बात है सर, आज अभिषेक की जगह ये बैठा है, बढ़िया है। कल भी यही बैठा था यहाँ पे, बढ़िया है। पांडे जी जगह शिफ्ट, आज शिल्पा की जगह पांडे जी। ध्यान दो, एएमयू समझते क्या होता है? अमू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। एएमयू देखिए, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, हम कहते हैं, चुप हो जाओ, हम कहते हैं भाई कोई चीज 7 किलो का है, तो आपके मन में तुरंत आता है कि अच्छा 7 गुना 1 किलो के। फील करो, 7 गुना 1 किलो फील करवाता हूं। देखो, अगर आपको 1 किलो का फील है, आपको पता है कि 1 किलो इतना होता है, फील है आपको, और जैसे ही बोलूंगा ना 100 किलो, आपका दिमाग बोलेगा अच्छा बहुत भारी है। मैं बोलूंगा आधा किलो है, तो अगर किसी ने 1 किलो नहीं बनाया होता तो आमतौर पर हम कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते। तो ये 1 किलो है, यूनिट है, मेजरमेंट करने का यूनिट है। तो लोगों ने कहा यार एटम्स को तो हम किलोग्राम में नाप नहीं सकते, एटम्स तो बहुत हल्के फुल्के होते हैं। तो लोगों ने एटम्स का मास मेजरमेंट करने के लिए एएमयू का निर्माण किया। बात समझ पा रहे हो? तो उसका नाम रखा एटॉमिक मास यूनिट। अब किलो मैं कहता हूं, मान लो आपने रेडी पे सब्जी वब्जी या दुकानों पे देखा होगा, बट्टा वैसा होता है, लोहे का होता है, बाट बोलते हैं उसको, सिलबट्टा नहीं है। अरे जो लोहे का होता है उसको हम कहते हैं 1 किलो। अब मुझे बताओ उसी को 1 किलो क्यों कहते हैं? क्यों भाई? भगवान ने कहा था इसको 1 किलो मानना है? नहीं, इसके पीछे रीजन ये है, कोई व्यक्ति था, वो जंगल में गया और वहां पर एक पत्थर उठाया और बोला आज से मैं इसको 1 किलो बोलूंगा, और पूरे विश्व में पूरे हर जगह फैला दिया, कॉपी बनवा दी उसकी कॉपी, इसको 1 किलो कहना है, इसको 1 किलो कहना है, इसको 1 किलो कहना है। यानी कि जो यूनिट है उसको कोई व्यक्ति बनाता है,
उसे भगवान आके नहीं कहते कि तेरे को ये करना है या इसको ही 1 किलो कहना, नहीं। किसी व्यक्ति की वो पर्सनल चॉइस है कि मैं इसको 1 किलो कहूंगा। मान लो कोई बहुत भारी चीज को कोई 1 किलो कहता तो आज हम उसी को लेके चल रहे होते, है ना। तो जब मैं आपको एएमयू पढ़ाऊंगा तो ये मत बोलना ऐसा ही क्यों, वो बनाते वक्त व्यक्ति ने जो सोचा वो सोच लिया। तो लोगों ने कहा चलो भाई अब हम बनाएंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटम्स के मास को मेजरमेंट करने के लिए। तो लोगों ने इसको कैसे बनाया, लोगों ने कार्बन को अपना बेस बनाया। जैसे वो व्यक्ति जंगल में गया और पत्थर उठाया, सच कहानी है ये, मेरी बात समझे। वो सच में जंगल में गया, पत्थर उठाया और बोला आज से इसको 1 किलो बोलूंगा। रियल कहानी है ये। वो मेरा चेहरा ऐसा हो गया तुम्हारे सामने कि मैं कुछ बोलूंगा तो मजाक लगेगा, पर ये रियल कहानी है, समझे इस बात को। वो व्यक्ति जंगल में ही गया था। सुनो, वैसे ही कार्बन को बेस सबसे पहले, वैसे तो हिस्ट्री, चुप हो जाओ, हिस्ट्री में सबसे पहले हाइड्रोजन को माना गया था। हाइड्रोजन को लेके इसकी स्टोरी बनाई गई थी एएमयू की, पर हाइड्रोजन बहुत कन्वीनियंट चीज नहीं था। रीजन क्या है, रीजन यह है कि हाइड्रोजन से बेहतर ऑप्शन है हमारे पास कार्बन। बोलो क्यों, क्योंकि हर चीज कार्बन से बनी है ऑलमोस्ट। तू कार्बन, वो कार्बन, वो कार्बन, ये कार्बन, मैं कार्बन, सब कार्बन। तो लोगों ने कार्बन को बेस बनाया, बोला यार कार्बन से बनाएंगे हम एएमयू। बेटा तुम जो बातें कर रहे हो टोपा पहन के, यार पता नहीं कैसे बेशरम बच्चे हैं ये, बातें कर रहे टोपा पहन के गधे कहेंगे, वो भी खुलेआम। अब मैं ऐसे मुड़ गया, अब करो भाई, तो समझ में आता। अब कार्बन को ना बेस बनाया गया ताकि हम एक एटम्स को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट बनाए। जैसे हमने बोला भैया कोई वजन नापना है तो किलोग्राम हमने बनाया, वैसे हम चाहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन को बेस माना गया, तो कार्बन 12 का मास लिया गया, कार्बन 12 का मास, और इसको 12 से डिवाइड किया गया। तो 12 से डिवाइड करने के बाद आंसर जो आता है हमारे पास 1.67, आई होप 10 की पावर -27 किलोग्राम, जितना मुझे याद है। इस चीज को बोला गया एएमयू। क्या बोला गया, 1 एएमयू। तो 1 एएमयू बनाने के लिए कार्बन को चुना गया। और तुम बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कार्बन 12 का, कार्बन का मास लेके उसी को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुमने क्यों नहीं पूछा कि तो भाई तू पत्थर उठा के 1 किलो क्यों कह रहा है। लॉजिकली जो बनाया गया उसको फॉलो करो कि कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम 1 एएमयू। जैसे 1 किलो होता है वैसे ये है 1 एएमयू। जैसे हम बोलते हैं कि 2 किलो से, फोन मत चलाओ बेटा, हम बोलते हैं 2 किलो एप्पल। अब हम बोलेंगे 2 एएमयू। हम बोलेंगे ऑक्सीजन को बोलेंगे 16 एएमयू। यानी कि जो ऑक्सीजन है 16 गुना ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। जैसे मैं कहता हूं 2 किलो आम, अगर मैं 2 किलो आम कहता हूं इसका क्या मतलब है कि 2 गुना है 1 किलो के। अब मैं कह रहा हूं 16 एएमयू, क्या मतलब है इसका, 16 गुना है 1 एएमयू के। और 1 एएमयू खुद ही बहुत छोटी वैल्यू है, तो 16 इंटू छोटी छोटी वैल्यू, यानी ऑक्सीजन 16 एएमयू है। मैं कहता हूं CH4, कार्बन का 12, 4, हाइड्रोजन 16, 16 एएमयू। क्या बात है साहब, क्या बात है। यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या है, समझ में आया। तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब इसकी वैल्यू आती है 1.66 10 की पावर -27 kg। जैसे CH4 का 16 एएमयू है, 1 एएमयू की वैल्यू। अब ये बात यहां पर खत्म होती है, ये बात जो है यहां पर खत्म हो जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, आगे काम आएगा। 1 एएमयू की वैल्यू होती है 1.66 10 की पावर -27 kg। अब आइंस्टाइन साहब का ये सबसे फेमस रिलेशन है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, उसे कुछ भी नहीं आता साइंस में, उसको ये पता होगा E = mc²। सबसे फेमस है, नोटबुक आती है, नोटबुक पे लिखा रहता है, तो ये सबसे फेमस है। लेकिन आइंस्टाइन साहब कहना क्या चाहते हैं, आइंस्टाइन साहब कहना ये चाहते हैं कि एनर्जी जो है वो mc² है। मतलब एनर्जी और मास का रिलेशन है ये एनर्जी और मास का रिलेशन है। कह रहे हैं कि मास के बगल में इक्वल है एनर्जी, यानी मास से एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने कहा अच्छा भाई आइंस्टाइन साहब की थ्योरी लगाते हैं। हम देखना चाहते हैं कि 1 एएमयू इतने मास में कितना एनर्जी हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, E = mc² के सिद्धांत के अनुसार हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पर मास को रखा 1 एएमयू। क्या रखा, और यहां रखा हमने C का स्क्वायर। कई सारे बच्चों को C का मतलब नहीं पता है, रुक जाओ मैं पूछूंगा। बता हंस रहा हूं बेटा, बहुत दिन बाद आए हो। रिधि नाम है आपका, बहुत दिन बाद आए हो।
ट्रैफिक में फंस जाते हो डेली, चेहरा बदल बदल गया, बहुत दिन बाद देख रहा हूं मैं। हाँ तुम बताओ जतिन, सी का मतलब क्या बात है, क्या बात है, स्पीड ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया बेटा। 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, इन सबको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 931 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, क्या बोलते हैं, मेगा। तो ये हो गया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी इन 1 AMU, इतने कम मास में इतना ज्यादा एनर्जी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से देखें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अच्छा खासा एनर्जी कह सकते हैं। और ये मैंने आपको क्यों याद कराया, ये सोचना पड़ेगा आपको, ये बात लिखो, ये मैंने पता है क्यों याद करवाया है। दो तरह के लोग होंगे, समझा रहा हूं। देखो, एक ऐसा बुद्धू व्यक्ति होगा, बुद्धू व्यक्ति समझते हो क्या होता है? देखो मैं बोलूंगा, देखो मेरे पास 16 AMU है तो कितनी एनर्जी होगी? तो दो तरह के लोग होंगे, एक होंगे जो बहुत चालाक होंगे, बहुत चालाक व्यक्ति ऐसे करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू MC², क्या बात है साहब, M की जगह लिख देंगे 16, फिर AMU इंटू में C का स्क्वायर, ठीक है, फिर बोलेंगे 16 AMU की वैल्यू खोलेंगे 1.66 10 की पावर -27, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। फिर इसमें 4-5 दिन लगाएंगे, उनका बच्चा हाथ में खेल रहा होगा, वो आंसर निकाल रहे होंगे और हार मान के छोड़ देंगे। और एक व्यक्ति वो होगा जिसने मेरी बात को ध्यान सुना होगा, वो कहेगा सर ने मुझे पहले ही बता दिया है कि 1 AMU में एनर्जी होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 16 में पूछा है तो मुझे क्या है, 1 AMU में इतना है तो 16 में कितना होगा? क्या बात है सर, क्या बात है साहब, नहीं समझे? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दैट्स वाई मैंने आपको बड़ी चालाकी से याद करवा दिया कि एक AMU में इतनी एनर्जी होती है। वो 10 में पूछे, 20 में पूछे, 50 में पूछे, 60 में पूछे, 70 में पूछे, क्या बात है साहब, क्या बात है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज गाइस बी फोकस्ड। देखिए लिखा हुआ है न्यूक्लियस। अब ना न्यूक्लियस के शेप की बात आई तो इसको स्फेरिकल शेप अज्यूम्ड। आज तक किसी को नहीं पता कि न्यूक्लियस का शेप है कैसा, लोगों ने स्फेरिकल अज्यूम कर लिया। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि स्फेरिकल ही क्यों अज्यूम किया, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं? रेक्टेंगुलर तो हो नहीं सकता, 3D है, गधे पागल है। क्यूब क्यों नहीं, क्यूबॉइड क्यों नहीं, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं, और क्या होता है, कोन क्यों नहीं है? तो इसके पीछे सिंपल लॉजिक क्या है, हमारा जो यूनिवर्स है स्फीयर को सपोर्ट करता है। अगर आप प्लैनेट्स को देखोगे, प्लैनेट्स को, तो कहीं ना कहीं स्फेरिकल जैसे दिखते हैं वो। मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं दे आर लाइक स्फेरिकल। और बात समझ पा रहे हो? तो लोगों को लगा अगर हमारा यूनिवर्स स्फीयर को ही सपोर्ट कर रहा है तो वाई मतलब क्यों ना हम, इंग्लिश नहीं बनी मुझे पता है, क्यों ना हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल ही मान ले। तो स्फेरिकल मानने के पीछे साइंटिस्ट लोगों का यही मन था। आप बोलोगे मुझे कैसे पता है? तो मैं हिस्ट्री ऑफ साइंस की बुक्स पढ़ता था तो मुझे वहां पर ये आइडिया मिला कि वो ऐसा था। मेरी बात समझे? तो स्फेरिकल शेप अज्यूम करने के पीछे ये रीजन था। अब दोस्तों जब बेटा जो बातें कर रहे हैं ना, नर्क में जाओगे, सीधा नर्क में, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें, और नर्क तुम्हें रिजल्ट वाले दिन दिखाई देगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है और तुम बातें कर रहे हो, जबकि तुम घर पे बात करते हो, मोबाइल फोन में बात करते हो, दोस्तों से खाते पीते बात करते हो, हर टाइम बात करते हो, और तुम्हें 1.5-2 घंटे क्लास में भी बात करनी है। सोचो क्या लेवल ऑफ मैच्योरिटी है तुम्हारे पास। कीड़े हो, कीड़े, वो भी नाली वाले नहीं, वो वाले। अब बुरा लगे कोई बात नहीं, बुरा लगे छोड़ के भागो, सही बता रहा हूं मैं, आप लोग अच्छा आइडिया दे रहा हूं। अब बात आई कि न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं, कि न्यूक्लियर के साइज की बात करने की बात आई, न्यूक्लियस की बात आई। न्यूक्लियस में कौन रहता है बताओ? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, ये फॉर्मूला याद है, A - Z = N, A - Z = N। अगर हम A निकाले तो किसके बराबर है बताओ? N + Z। N मतलब न्यूट्रॉन, Z मतलब प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इकट्ठे पूरे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, और वो बराबर है A के। तो क्या A
न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए किसके बराबर बताओ? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऐड करने पे। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो हमने ऐसा एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। क्या एज्यूम कर लिया? कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर का साइज है, वो एटॉमिक मास नंबर से रिप्रेजेंट होगा। क्योंकि ए किसके बराबर है बताओ? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हमने यहां से एक आइडिया लगाया कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा कहीं ना कहीं एटॉमिक मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहां से मित्रों हमने क्या किया? वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिखा। ये प्रोपोर्शनल है ए। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, 4/3 ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और ये आर का क्यूब जब हम हटाएंगे ना उधर जाके हो जाएगा 1/3। तो इन सभी कांस्टेंट को हटा के एक नया कांस्टेंट लगा आर नॉट। क्या लगा? और जो क्यूब था वो 1/3 हो गया। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, दैट इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो आर नॉट है ये कांस्टेंट होता है। आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी या फिर 1.2 10 की पावर -15। 1.2 बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो 10 की पावर -15 मीटर। तो एफएम का मतलब क्या है यहां पर? फर्मी। यहां पर एफ का मतलब है फर्मी। समझे? तो या तो 1.2 एफएम बोल लो, या 1.2 10 की पावर -15 बोल लो, या 10 की पावर -15। ये आर नॉट एक कांस्टेंट है। अभी जो आर नॉट है ये न्यूक्लियर फोर्स के ऑर्डर का होता है, यानी जितना न्यूक्लियर फोर्स का ऑर्डर होगा उतना ही इसका ऑर्डर होता है। वैसे आर नॉट का एक और नाम होता है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। ये तो कांस्टेंट की बात है, इस पर ज्यादा बहस करके फायदा भी नहीं है। अब दोस्तों इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं? वो आपको बोलेगा यार एक न्यूक्लियस है 1224 एटम है, उसका न्यूक्लियस को पता लगा ही लेंगे 1224। दूसरा है 2248, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस R1/R2 निकालो। तो आप बोलोगे भैया बात ऐसा है, जो R1 होगा R नॉट ए की पावर 1/3। R नॉट पहला वाला न्यूक्लियस कितना है बताओ? पहले वाले का न्यूक्लियस ए कितना है? ए होता है ना, ए कितना है? 24 की पावर 1/3। दूसरे का क्या होगा बताओ? 48 की पावर 1/3। और रेशियो लेने का मतलब क्या? दोनों को डिवाइड। जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, तो 20 सॉरी बुद्धू है, देखो इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले को इससे, तो आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा। 24 की पावर 1/3, 48 की पावर 1/3 आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 1/3। तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन दिखाई देंगे आपके सामने। क्या बात सबको समझ में आती है? तो आप मुझे बताओ, क्या ये बात क्लियर है कि न्यूक्लियर का जो वॉल्यूम है किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास नंबर। ये नोट्स आपके ग्रुप में डले होंगे, अगर आपको पता हो तो चेक करना, डले होंगे। अब मेरे मित्रों ध्यान दो, चैप्टर बहुत इजी है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर डेंसिटी। अब हमें यह सोचना है कि ये न्यूक्लियर डेंसिटी माने क्या। देखिए न्यूक्लियस की कुछ ना कुछ डेंसिटी तो होगी, क्योंकि न्यूक्लियस इज वेरी हैवी। न्यूक्लियस सेंट्रल कोर है तो उसकी डेंसिटी के बारे में स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इज वेरी डेंसर, इतना डेंस है कि जब एक अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ जाता है तो लौट आता है वो। तो न्यूक्लियर डेंसिटी को समझना इंपॉर्टेंट है। अब कभी भी अगर हमें डेंसिटी निकालना होगा ना, दैट इज मास अपॉन में वॉल्यूम। अब हमें चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस चाहिए। अब मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना बड़ा टफ काम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल है। तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने कहा कि टोटल पार्टिकल्स किससे रिप्रेजेंट होता है बताओ? टोटल पार्टिकल किससे? टोटल न्यूक्लियंस ए से रिप्रेजेंट होता है। याद है आपको? ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर किसी एक पार्टिकल का मास मान लो m। क्या मान लो? अगर एक पार्टिकल का मास हम m मान रहे हैं ऑन एन एवरेज, हर पार्टिकल का मास क्या मान लिया हमने? m। और कितने पार्टिकल्स है? a के बराबर। तो पूरा मास क्या हो जाएगा? am। क्या हो जाएगा? नहीं समझे? अरे गधो सुनो, लिखा है लेट m इज द एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन। जितने भी उनमें एक का मास कितना माना हमने? m। टोटल मास क्या होगा? a इंटू में m, क्योंकि a क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमने कहा भैया डेंसिटी होता है मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम। मास किसके बराबर हो गया? a इंटू m। क्या बात है साहब, बोलो ना, क्या बात है साहब? ठीक ठीक है, बढ़िया, ये लड़का अच्छा है, गुड। संगम यार, अरे पूछ ही तो रहा था। तो भाई किसी दिन संगम मेरे को मुझे पकड़ लेगा ना भाई, क्या मारेगा मुझे। यहाँ चाकू के निशान, यहाँ चाकू के निशान, पता लगा मैं चल रहा हूँ और हवा ठंडा क्यों लग रहा है? हवा क्यों लग रहा है? काट देंगे ना वो लोग, बेल्ट वेल्ट तो रखते कुछ काटने वाला, जुबानी काफी है।
तो तुम्हारी जगह जुबान लगाओगे? मजाक कर रहा हूं। अरे चिल, क्या हुआ? हे कह रहा बाहर मिल। मुझे लगा तुम बोर हो गए ना, थोड़ा सा बात कर लो ऐसे। अरे हाँ ठीक हो सब? गर्मी तो लग रही है किसी को? गर्मी गर्मी लग रही है? एसी ऑफ करवाना है किसी को? गुड, शाबाश, कंबल लाया करो। अब सुनो मित्रों, A इंटू एम टोटल मास, मास ऑफ न्यूक्लियस अपन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अरे वहां क्या चल रहा है भाई? ये तो ऑफ हो रखा है। हे सॉरी दोस्तों, अब ठीक है। तो मास हो गया A इंटू वॉल्यूम, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। मास अपन में वॉल्यूम। अब दोस्तों मास तो A इंटू एम है। अच्छा, डेंसिटी का सिंबल होता है रो, अब तक पता नहीं पता? वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो आपका होता है ना, वो होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। अब मुझे आर क्यूब करना है, तो इन सबका क्यूब, तो आर नॉट पे क्यूब आएगा और 3 से 3 कट जाएगा। देखो अगली बार क्या होगा, आर नॉट पे क्यूब आएगा और ए का जो 3 है ना, ये 3 कट जाएगा। ऊपर भी ए, नीचे भी ए। अब देखो तो डेंसिटी क्या निकल के आया? मास। अब मास ऑफ न्यूक्लियन, सुनो मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे एटम हाइड्रोजन का हो, चाहे एटम लिथियम का हो, चाहे एटम पोटेशियम का हो, प्रोटॉन तो बदलेगा नहीं। मतलब प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही है ना, प्रोटॉन का मास बदल जाएगा क्या? प्रोटॉन तो प्रोटॉन है। तो ऊपर वाला मास कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगा? कांस्टेंट है। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है कांस्टेंट है। यानी अगर न्यूक्लियस की डेंसिटी अगर 4 है तो ये हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे एटम किसी का भी हो, चाहे वो एटम, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे लिथियम का। यानी कि छोटा एटम हो या बड़ा एटम, फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या रहती है? सेम। आप मुझे एक, चलो मैं छोटी सी बात आउट ऑफ टॉपिक कर रहा हूं, मुझे एक ऐसा एटम बताओ जिसमें न्यूट्रॉन ना हो, न्यूट्रॉन ना हो, एक ऐसा एटम बताओ। पहले ये समझो कि न्यूट्रॉन आया क्यों था? ताकि रिपल्शन को रोक सके। न्यूट्रॉन आया इसलिए था ताकि रिपल्शन को रोक सके। बेटा क्या हुआ यार, तुम लोग ना डिस्टर्ब कर देते हो, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। या तो मैं निकाल दूंगा या कुछ ऐसा बोल दूंगा, अपने आप चले जाओगे। और बता दूं, मुझे आप लोगों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर तो भगा दूंगा मैं। एक ऐसा एटम जिसके अंदर न्यूट्रॉन ना हो, तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा न्यूट्रॉन आया क्यों? न्यूट्रॉन इसलिए आया, न्यूट्रॉन ताकि रिपल्शन को रोक सके। और जहां रिपल्शन नहीं होगा वहां न्यूट्रॉन खुद ही नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन को याद करो, हाइड्रोजन ऐसा बंदा है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? अगर एक प्रोटॉन है तो क्या वो अपने आप से रिपल्शन करेगा? अपने आप से कोई रिपल्शन नहीं करता है। तो जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में रिपल्शन हो ही नहीं सकता, तो वहां पर फेविकॉल क्यों डालना भैया? वहां न्यूट्रॉन क्यों डालना? देखो यार, जिसने भी ये सृष्टि बनाया है, जिसने भी ये यूनिवर्स बनाया, क्या क्या गजब है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है क्योंकि वहां पर नीड नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां रिपल्शन नहीं है। और सोचो, जो घर में बैठे बैठे इमेजिन करते थे, ये सोचते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे। चैडविक साइंस सुना? चैडविक, सोचो जो लोग घर में पहले सोचते थे, किताबों को पढ़ के लिखते थे और सोचते थे और एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते थे, वो कितने क्या क्या माइंडसेट होगा उनका, क्या क्या लोग होंगे वो जो लोग सोचते थे और एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते थे। किस तरह की उनकी मेंटेलिटी होगी? क्यों ये सोच पा रहे हैं कि, वैसे मैं बताऊं तो ऐसा मैंने सोचा था ये चीज कि न्यूट्रॉन क्यों आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ये दिमाग लगाया था क्यों आया होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं था और मैंने किसी किताब में शायद पढ़ा भी नहीं है। तो मैंने खुद ही बुद्धि लगा लिया कि न्यूट्रॉन फालतू में तो आएगा नहीं, आ जाए इसलिए होगा, और किस लिए आएगा। समझे? तो ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब लेट अस कम टू द पॉइंट। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है इस टॉपिक को लेके? प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट है।
Prove that nuclear density is same for all the nucleus. अच्छा बेटे, prove that nuclear density is independent of atomic mass number. One of the most important question. Atomic mass number कट गया, देखो A से A का काम हो गया, तो A पर डिपेंड नहीं करता. तो prove that nuclear density is independent of atomic mass number. This question comes in exam. क्या मेरी बात को समझ पा रहे? किसी को दर्द हो रहा तो बताओ. Anyone, any kind of दर्द? Okay. So take a break of 10 सेकेंड और लिख लो. देखिए दोस्तों, यह क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. तो जो आपका न्यूट्रॉन है चार्जलेस होता है. अब हमें यह सोचना है कि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्यों नहीं होता है. थोड़ा सोचे, क्या सोचे? देखो, न्यूट्रॉन का काम है पकड़ के रखना. मान लो ये न्यूक्लियस है, प्लीज देख लो, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, बात नहीं बिल्कुल भी. प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गया, बोला ओए लड़की हो रहे तुम लोग, इसको इसने पकड़ लिया, इसको इसने पकड़ लिया, और खुद को भी आपस में पकड़ लेंगे ऐसे. ये कैसा इमेजिन किया गया, नहीं समझे? ओए अल्लाह अल्लाह नहीं, कट ऐसे. तो न्यूट्रॉन का काम क्या है? देखो न्यूट्रॉन क्या करता है, सुनो. न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ लेता है. अब इसका चार्ज क्या माने? चलो मान लेते हैं न्यूट्रॉन पॉजिटिव है. अगर हम प्लस मान ले तो प्लस प्लस में तो रिपल्शन होना चाहिए, यहां तो अट्रैक्शन है. अच्छा, तो लोगों ने कहा चलो न्यूट्रॉन को नेगेटिव मान के चलते एक बार, तो फिर रिपल्शन होना चाहिए. अब ये क्या पंगा है? तो लोगों ने बोला भैया न्यूट्रॉन चार्जलेस है. क्या है? चार्ज दे नहीं सकते. तो न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो बिल्कुल चार्जलेस. फिर न्यूट्रॉन इज स्टेबल ओनली इन न्यूक्लियस. कहते हैं आपको फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा. आप ये सोचो कि मेरे को यहां पर कहीं पर न्यूट्रॉन पड़ा मिल जाए, नहीं. न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही स्टेबल है. बात समझ पा रहे हो? बाहर स्टेबल नहीं है. फिर इफ न्यूट्रॉन इज आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस इट इज अनस्टेबल, इट डिकेज. डिकेज मतलब टूटना, सड़ना, गलना. बोलते हैं टूथ डिके, दांत डिके हो गया जब ब्रश नहीं करते हम लोग. क्या सड़ गया? मेरा सड़िया. ठीक है. तो इफ न्यूट्रॉन इज आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस इट इज अनस्टेबल, इट डिकेज, ये टूट जाता है फोटोन में, इलेक्ट्रॉन में एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल. यानी कि न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर है तो तुरंत तो गायब हो जाएगा, वो फोटोन बन जाएगा, लाइट बन जाएगा, या वो इलेक्ट्रॉन, या वो सब एटॉमिक पार्टिकल बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा वो. बात समझ पा रहे हो? यानी न्यूट्रॉन ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन भी बन सकता है, न्यूट्रॉन ऐसी चीज है जो प्रोटॉन भी बन सकता है अगर कहा जाए तो, और न्यूट्रॉन फोटोन बन सकता है. फोटोन मतलब लाइट. क्या बात है साहब, न्यूट्रॉन की महिमा देखो. बात समझ पा रहे हो? अब थोड़ा सा हम न्यूक्लियॉन शब्द को समझते हैं. न्यूक्लियॉन क्या होता है आपको पता है? न्यूक्लियस में रहने वाले प्राणी को न्यूक्लियॉन कहते हैं. तो हमारा ये प्रोटॉन का नाम क्या है? न्यूक्लियॉन. ये भी न्यूक्लियॉन है, ये भी क्या है? न्यूक्लियॉन. न्यूक्लियॉन कहते हैं. अगर इनको हम इकट्ठे बात करें तो ये कहलाएगा पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन. क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन. और मित्रों ध्यान रखना कि इनके बीच में जो गैप है कहते हैं 10 की पावर -15 मीटर के आसपास का होता है. कहते हैं दो न्यूक्लियॉन के बीच में जो सेपरेशन है कहीं ना कहीं 10 की पावर -15 मीटर के आसपास है. एक बार चेक कर लेना, मैंने बहुत रफली, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया है. अब इसको बोलते हैं पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन. क्या बोलते हैं? और ध्यान रखना, अगर दो प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो इनके बीच में होता है कोलंबियन फोर्स. कोलंबियन समझते हो? जो कूलम साहब ने दिया था, रिपल्शन. क्या होता है? और इसी रिपल्शन को रोकने के लिए न्यूट्रॉन का इसके अंदर प्रवेश होता है, वो आता है, एंट्री मारता है ना. तो अभी हमने क्या सीखा कि न्यूक्लियॉन क्या होता है? ये जो पॉजिटिव है, जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं. अब पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? किसी भी दो प्रोटॉन को पकड़ लो या किसी भी दो न्यूट्रॉन को पकड़ लो तो यह कहलाएगा पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन. अब मित्रों ध्यान रखना, हमेशा इनके बीच में फोर्स होता है, प्रोटॉन के बीच में, तो हमें पता ही है. अब एक टॉपिक आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. स्ट्रॉन्ग, इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सच में होता है. देखो मैं कह रहा हूं न्यूक्लियस कितना छोटा, न्यूक्लियस बहुत छोटा, उस छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन चल रहा है. रिपल्शन के बावजूद न्यूक्लियस नहीं फट रहा है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बहुत तगड़ा फोर्स है जो न्यूक्लियस को फटने से रोक रहा है. तो हम कहते हैं बहुत ही तगड़ा फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज द फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, या कह सकते हैं बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. दैट इज द करेक्ट वर्ड. यहां पर हम लिख सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो सभी न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखे, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, सबको बांध के रखे. और ये बहुत ही स्ट्रांग होगा. क्यों होगा?
फट जाएगा। क्या होगा? न्यूक्लियस फट जाएगा अगर ये स्ट्रांग नहीं हुआ तो, ध्यान रखना। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नॉन टिल येट। आज तक जितने फोर्स पता है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही होता है, लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन? शॉर्ट रेंज है। क्या ये? थोड़े न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, बाहर तो है नहीं, तो शॉर्ट रेंज है, तो ध्यान रखना। अब देखिए हम पढ़ रहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, पहली बात तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। दूसरा क्या? शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या ये? शॉर्ट रेंज फोर्स। तीसरा क्या? डिस्टेंस के साथ इसका ये छोड़ दो, ये तीसरा पॉइंट नहीं है, ये अलग ही टॉपिक है, छोड़ो। वैसे तीसरा पॉइंट ही है ये, पर अलग से समझा रहा हूं। देखो हम क्या कर रहे हैं, चुप हो जाओ, सुन लो ध्यान से। हमने लिया पेयर ऑफ न्यूक्लियन। क्या लिया हमने? पेयर ऑफ न्यूक्लियन। दो न्यूक्लियन लिए, और हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ, एक एक्सिस में लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी, और एक तरफ लिया हमने डिस्टेंस। क्या लिया? डिस्टेंस। ध्यान देना, इस तरफ डिस्टेंस लिया हमने, इस तरफ ऊपर की तरफ है पोटेंशियल एनर्जी, इस तरफ है डिस्टेंस। हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो को टच करता है। कैसे टच करता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब पता क्या होता है? अट्रैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? मेरी बात समझे। देखो जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा, इस साइड हो आप, तो ऑलमोस्ट ये सेंट्रल लाइन को टच कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? अरे जीरो है ना ये, हाँ। इसका मतलब क्या? अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स जीरो है। दिस प्रूफ इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर आप दूर हो, क्या हो? अगर आप दूरी ज्यादा रखते हो तो न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई, थर्ड यही है। वेरिएशन विद डिस्टेंस का मतलब क्या है? ये शॉर्ट रेंज है। क्या ये? शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स। इसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। अब सुनिए, अब क्या बता रहा है? जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब पता क्या होता है? कि अट्रैक्टिव हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा F इजिकल टू, पढ़ा आप लोगों ने एनर्जी के साथ रिलेशन? नहीं पढ़ा होगा, जेई में होता है ये, कि फोर्स और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, सिंपल बता रहा हूं। जब, ध्यान दो, जब हम पास आ रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन। क्या मतलब इसका? यानी यहां तक हमारा अट्रैक्शन चल रहा है, अट्रैक्टिव है। क्या है? अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर हम और ज्यादा क्लोज आएंगे, डिस्टेंस को कम करें, डिस्टेंस को अगर और हम डिस्टेंस को कम करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको दिखाई देगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना कहलाता है रिपल्शन। सोचो ना, कहीं पर रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, थरथराहट, एनर्जी बढ़ेगी तो रिपल्शन स्टार्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि पानी यहां पर है ठंडा, तुम उसको एनर्जी दोगे, एनर्जी उसकी बढ़ाओगे, एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ? रिपल्शन ऐसा स्टार्ट हो जाएगा ना, वही वाली बात है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, अगर दो न्यूक्लियन की बात करें हम, तो अगर ये दूर अगर होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? जीरो। और जब हम उसको पास लाएंगे, एक मिनिमम एक पास लाएंगे ना एक डिस्टेंस तक, तो अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन अगर उनको बहुत क्लोज ले आएंगे तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान जाएंगे और ब्रेकअप हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं, इस चीज को समझो, मजाक कर रहा हूं। जब हम न्यूक्लियंस को बहुत पास लाने का प्रयास करते हैं, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इन एटम से हमें यही सीखना है कि डोंट गो टू मच इनसाइड अ पर्सन लाइफ दैट पर्सन डोंट लाइक। नहीं समझे मेरी बात? मतलब ठीक है भाई, हो गया। मैं बस ये कह रहा हूं, अभी तुम लोग बड़े हो जाओगे धीरे धीरे समय के साथ, तो किसी की लाइफ में इतना ज्यादा नहीं मतलब इंटरफेयर करना है कि इरिटेशन हो जाए। सबको अपनी लाइफ जीने दो भाई, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आना है ना? कि वहां पर एक मैसेज आया और तुम ऐसे कर रहे हो, हाँ? नहीं समझे मेरी बात? दैट इज रॉन्ग, कीप इन माइंड, है ना? तो यही है कि बहुत क्लोज नहीं, बहुत दूर नहीं, एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन रखना है। बात समझ में आई? ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मास डिफेक्ट। प्लीज ध्यान देना, स्टार्ट कर रहे दोस्तों मास डिफेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि यार ये मास डिफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज मास डिफेक्ट? तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि मान लो अभी हम करोड़ों साल पहले है, करोड़ों साल पहले हम क्या देख रहे हैं? जब एटम बनके तैयार भी नहीं हुआ है, तो उस टाइम पर क्या होगा
कहीं पर न्यूट्रॉन्स होंगे बहुत दूर दूर, कहीं पर न्यूट्रॉन्स बहुत दूर दूर होंगे, कहीं पर प्रोटॉन बहुत दूर दूर होंगे। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत दूर दूर है, एटम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि समय के साथ धीरे धीरे ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन साथ आने लग गए, साथ, और उससे निर्माण हुआ न्यूक्लियस। क्या हुआ? हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को यहां पर ऐड किया जब ये जुड़े नहीं है, सिंगल है, इनको जोड़ा, इसका मास था मान लो 2 किलो, इनका मास क्या है 2 किलो। और जब न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया, न्यूक्लियस जब बन गया तो हमने इसके मास को तौला तो ये 1.9 किलो था। तो ये बात बड़ी अजीब है कि अगर सेब दूर दूर रखे हुए हैं तो 2 किलो है, और जैसी सेब को थैले में रख दिया हमने वो 1.9 किलो हो गया। ये कैसे हो सकता है? तो लोगों ने कहा इसको बोलेंगे हम मास डिफेक्ट। बेटा जो बातें कर रहे हैं आपस में कीड़े, नाली वाले भी नहीं, उससे नाली जिसमें क्या बोलूं मैं, जो भी बात कर रहे हैं, और जो मैं बोलूंगा हो जाएगा अगले जन्म में। अगले जन्म किसने देखा है? कोई बात नहीं, मैंने तो देखा है भाई, मैंने सबका देख लिया। किसने बोला था जवान को लड़ा रहा है? यार भाई बदतमीजी नहीं, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर फ्रेंड्स, ठीक है? अपने दोस्तों के लिए रिस्पेक्टफुल। गलत बात है यार, प्लीज बात नहीं करेगा कोई भी, दिमाग खराब हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन जब अलग है 2 किलो के है, जोड़ने के बाद ये 1.9 किलो के हो गए। तो हमारे मन में आया कि भाई ये मास डिफेक्ट है, मास में डिफेक्ट आ रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि वो मास गया कहां? थैले से दूर दूर रखे हुए 2 किलो सेब, पास आते ही 1.9 किलो। तो फिर आइंस्टाइन साहब अपनी थियोरी लेके आए। आइंस्टाइन साहब लेके आए मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन जो कहता है खुलेआम सरेआम, कहता है E इज इक्वल टू मास ई स्क्वायर एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू। इनका यह मानना था कि जो आपका ये 0.1 kg का डिफेक्ट आ रहा है, वो 0.1 kg एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? और ये जो एनर्जी है इसी को बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? अब तुम बोलेंगे सर ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, फिर बता दो। देखो समझो, ये पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग थे, लेकिन अब इनको इकट्ठे रहना है। इकट्ठे रहने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से लाए? तो क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने अपना ही मास एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया और बंध गए। क्या हो गया? बंध गए, इसलिए इसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग मतलब बंधना, बंधन, बंधना। समझे मेरी बात को? ये बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा, आप बहुत लॉजिकल है ना, जैसे रेगिस्तान में कोई बंदा फंस गया, प्यास लगी, क्या करे, वही वाली कहानी है। समझो मेरी बात। अरे हाँ, वही वाली कहानी, आप इसको फील करो। जब इन सबको इकट्ठे रहना है तो इकट्ठे रहने के लिए हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, जो बांधने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहां से लाए? तो इसने क्या किया, 2 किलो का था, कितने किलो का था? 1 मिनट, आप मेरी कहानी को समझ पाए क्या कह रहा हूं मैं? कहानी ये है, इनको इकट्ठे रहने के लिए क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी। क्या करे? तो अपने ही मास को कन्वर्ट कर लिया। यानी कि जो भी मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कह देंगे। तो हमारे पास क्या क्या बातें हैं जो हमें समझना है? तो वेरी फर्स्ट टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड इज मास डिफेक्ट। बहुत ही प्यारा सुंदर टॉपिक, मास डिफेक्ट। सेकंड टॉपिक हमें समझना है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो फटाफट मास डिफेक्ट लिखेंगे हम लोग, फिर हम बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे। आप इसे नोट कीजिए, टॉपिक को, पीछे वाला जो भी था। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं। पहला है मास डिफेक्ट। व्हेन द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक एक को जोड़ेंगे तो बराबर नहीं है, देन द चेंज इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। जो मास में चेंज है, तो मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम बोलते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं हम? मास ऑफ, देखो सुनो, कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन को ऐड करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से। तो आपको मिल जाएगा मास डिफेक्ट। डेल्टा एम मतलब जो भी चेंज इन मास है। और यही डेल्टा एम को अगर लिख देंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। क्या मिल जाएगा? या फिर एनर्जी जो मास डिफेक्ट की वजह से आया है। अब बाइंडिंग एनर्जी को हम उल्टे हिसाब से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या था? जब ये मतलब बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो उल्टा क्या होगा? अगर बांधने के लिए 10 जूल चाहिए तो तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? 10 जूल ही चाहिए। तो इसको ना उल्टा डिफाइन करते हैं। हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू
सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फार अपार्ट, हम चाहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन दूर हो जाए, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? वही बाइंडिंग एनर्जी है। बोलो क्यों? जब वो पास आए थे तो 10 हुआ, तो दूर करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 10। उस हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस फार अपार्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी को बीई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एमसी स्क्वायर। बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करना। तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ पा रहे हो? और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर मान लो कहीं पर 10 प्रोटॉन है मान लो, तो यहां पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू एक मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं समझे? अगर आपका 15 न्यूट्रॉन है तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस से माइनस करोगे, डेल्टा एम आ जाएगा। सो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। प्यारे बच्चों, जब हम बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ लेते हैं ना, तो हमें पढ़ना पड़ता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये कर्व क्या है? एनसीईआरटी से लिया गया है। ये कर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ऑलमोस्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ये, और भी फिर क्वेश्चन बताऊंगा एक दो इसके ऊपर बढ़िया। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है? पहले आप ये समझिए, ये जो कर्व हमने बनाया कैसा कर्व है? ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब कि समझिएगा, पूरे न्यूक्लियॉन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया ए है सभी न्यूक्लियॉन्स के बराबर, Z प्लस N। तो बाइंडिंग एनर्जी को जब हम ए से डिवाइड करेंगे तो क्या लाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फ्यूजन फीजन को समझने के लिए। अभी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारा इस साइड है ग्राफ में, और इस तरफ है आपका मास नंबर ए। और ये जो ग्राफ है काफी गजब का ग्राफ है समझने के लिए टॉपिक को, कि जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, आइसोटॉप्स है इसके 1H1 1H2 1H3, फिर लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन। सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी आपका आयरन ही है, क्योंकि देखिए पहले ग्राफ में एनर्जी बहुत कम है, फिर एनर्जी बढ़ रही है ठीक है, और आयरन पर आपका एनर्जी सबसे मैक्सिमम है ग्राफ में, बाइंडिंग एनर्जी। पहले आप ये समझिए कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या था। बाइंडिंग एनर्जी से मेरा मतलब था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट। अगर आप न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हो, अगर आप न्यूक्लियस को दोबारा ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी से ही वो जुड़ा हुआ है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी देकर ही तोड़ना पड़ेगा। यानी अगर किसी का बाइंडिंग एनर्जी का कर्व मैक्सिमम जा रहा है, तो उसका, जैसे मैंने कहा भाई इसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है इस न्यूक्लियस का, तो मुझे तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आयरन का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी आयरन को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आयरन स्टेबल है। यानी आपका आयरन का न्यूक्लियस सबसे स्टेबल है इस कर्व के अकॉर्डिंग। अब धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी का कर्व झुकता जा रहा है, झुकता हुआ एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? अगर मैं कम एनर्जी दूंगा तब भी ये न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम है, यानी कम एनर्जी में ही टूट जाएगा। यानी ये वाला लेस स्टेबल है, आसानी से टूट रहा है, लेस स्टेबल। और ये वाले भी हमारे लेस स्टेबल ही है। तो फिर मोर स्टेबल कौन है? हमारा आयरन स्टेबल है। ये लाइन स्टेबल है। अब क्या करें फिर? दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी ही पाना चाहती है, स्टेबिलिटी कैसे पाए? तो भाई साहब ये छोटे न्यूक्लियस जो है सोचते हैं हम लोहे जैसा बन जाएंगे, आयरन जैसा बन जाएंगे। और आयरन जैसा बनने के लिए ये आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज होना, फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखोगे? व्हेन स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन टू बिकम अ लार्ज स्टेबल न्यूक्लियाई। ताकि वो लार्ज स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाए, उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज। अभी जो यूरेनियम टाइप के बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, ये जो बहुत ही बड़े न्यूक्लियाई है, उनका बाइंडिंग एनर्जी का कर्व जो है झुका हुआ है। इनका बाइंडिंग एनर्जी कम है, और बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब ये लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है तो ये स्टेबल होंगे, पर ये न्यूक्लियाई बहुत बड़े हैं। देखो कितने बड़े न्यूक्लियाई। तो क्या किया जाए? तो ये टूटना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना, तो ये टूटना स्टार्ट होंगे
और टूटने के बाद ये आयरन जैसा बनना स्टार्ट चाहेगा। देखो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 के आसपास है, तो ये छोटे है तो जुड़ के 26 बन जाए, और ये बड़ा है तो टूट के 26 की कॉपी करना चाहेंगे। तो टूटने वाले को बोलते हैं हम न्यूक्लियर फीजन। न्यूक्लियर फीजन। तो दोस्तों न्यूक्लियर फीजन से क्या मतलब है कि जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियाई है, उनका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। थोड़ी बहुत भी गर्माहट मिलेगी, थोड़ा बहुत भी एनर्जी मिलेगा तो न्यूक्लियाई टूट सकते हैं, या फिर वो इतने लेस स्टेबल होते हैं कि अपने आप ही टूटना स्टार्ट कर देंगे। अब टूटना स्टार्ट करेंगे तो वो छोटे न्यूक्लियाई मतलब आयरन के पास आके स्टेबल बनना चाहेंगे। तो जब बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, व्हेन लार्ज न्यूक्लियाई बीइंग लेस स्टेबल, बीइंग और अनस्टेबल, बीइंग लेस स्टेबल और अनस्टेबल, लार्ज न्यूक्लियाई बीइंग लेस स्टेबल अनस्टेबल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई, स्मॉलर स्टेबल, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आप ग्राफ बनाइए बढ़िया से, दोनों डेफिनेशन को खुद से लिखिए, नोट कीजिए खुद से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन सा, स्पिन इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा पॉइंट ये नॉन सेंट्रल फोर्स, कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है स्पिन पे डिपेंड नहीं करता, कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है ना, क्लॉक एंटी क्लॉक, उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा नॉन सेंट्रल फोर्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल की तरफ लग रहा है, ठीक है, नॉन सेंट्रल होता है। और स्पिन इंडिपेंडेंट क्या आंसर है? अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको करवा रहा हूं। आपको कुछ मासेस याद रखने हैं, बेहतर रहेगा। जैसे कि न्यूट्रॉन्स का मास होता है, एक न्यूट्रॉन का मास, यहां एस मत लगाइए, एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, एक प्रोटॉन का इतना, एक इलेक्ट्रॉन का इतना। ये आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या पता स्कूल के एग्जाम्स में लिखा हुआ ना मिले। ये तीनों आपको याद भी होना चाहिए, चमका सकते हो कहीं भी, क्योंकि सबको याद नहीं होता। 1.00866 यू, ये यू का मतलब कहीं ना कहीं एएमयू है, ध्यान रखना, ठीक है। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है एक प्रकार से ये। तो ये याद करके फायदा क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। देखो कई बार एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, न्यूक्लियाई से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अब ये एनसीईआरटी से मैंने रेफरेंस लिया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करो। कौन है, कौन है? कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी। आप समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, वही सिंपल E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने को कह रहा है, वो हम बात जानते हैं, सब जानते हैं। कह रहा है ऑफ नाइट्रोजन जिसका 14.7N सिंबल है, कह रहा है इसका जो न्यूक्लियस है उसके पूरे न्यूक्लियस का मास हमें दिया हुआ है 14.00307 U। ये इसके न्यूक्लियस का मास है। किसका मास है? न्यूक्लियस का मास। अब आपसे बाइंडिंग एनर्जी निकालने को कह रहा है, तो आप कैसे काम करोगे? देखो दो तरीके हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालने के। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का एक तरीका है डेल्टा MC स्क्वायर, और एक तरीका यह है कि हम पहले से ही जानते हैं 1 AMU में जो एनर्जी होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक AMU में इतना एनर्जी होता है तो डेल्टा M में कितना होगा? 931 इंटू में डेल्टा M। एक तरीका तो यह है आपका आंसर। ये मैंने बताया भी होगा आपको कि अगर हम एक में निकाल लेंगे इतना आंसर है, तो कितने भी मास में निकालना उस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका ये है, ये वो लोग करते हैं जो बिल्कुल ही दिमाग से बहुत बहुत गरीब होते हैं, मतलब भगवान भी आके उनको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहां पर मास किलोग्राम में चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन का फॉर्मूला है ये, और मास आपको किलोग्राम में मिलता ही नहीं है, मास आपको यू में मिलता है। फिर AMU को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे भाई साहब, फिर C का स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वो 10 साल लग जाएंगे। आसान ये है कि एक AMU में एनर्जी इतना होता है, और डेल्टा M निकालो, डेल्टा M से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुद्दा यह है कि डेल्टा M कैसे निकाले, तो डेल्टा M तभी निकाल सकते हैं जब हम सभी न्यूट्रॉन के मास को, कितने न्यूट्रॉन होंगे बताओ? पहली बात, अगर कहीं सिंबल ऐसे दिया हुआ है N714, इसलिए मैं कहता हूं न्यूमेरिकल वाली क्लासेस ज्वाइन करो, मैं आपको सिखाता हूं करना क्या है, कैसे करना है। भाई न्यूमेरिकल वाली क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आप मान नहीं रहे हो। आप बोलोगे सर आप शाम को नहीं करा रहे, कराऊंगा, टाइम बहुत है, मेरी कमिटमेंट है ना, फरवरी तक करवा दूंगा। पर अगर आपको अभी अपने बोर्ड्स के लिए करना है, प्री बोर्ड्स के लिए करना है, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए निकाल के जो भी टाइम है उसी में तो करा सकता हूं ना भाई। 3:30 बजे का टाइम कितना बढ़िया है, उस टाइम तुम स्कूल से आ जाते हो, थोड़े एफर्ट्स तो लगाओगे आप भी। अब मैंने सुबह पढ़ाया 8 बजे,
फिर 11, 10 से 11, 15 तक पढ़ाया मैंने बच्चों को। उसके बाद थोड़ा सा गैप लेके फिर 2 बजे मैंने पढ़ाया, फिर 2 बजे के बाद 3:30 बजे पढ़ाया, फिर 3:30 से 5, फिर 5 से ये, फिर 6:30 से, फिर अब मेरी 8:30 से 9:30 है, फिर 9:30 से 10:30 है। तो मैं भी तो कर रहा हूं ना, इतना एफर्ट्स लगा रहा हूं अपने करियर के लिए। आप नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते तो बाहर में जाओ फिर। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, आपको कुछ नहीं मिलना। बिना मेहनत के ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। आप किसी को भी देख लो, किसी भी व्यक्ति को देख लो, कुछ नहीं मिला है ना मिलेगा। मेहनत करना पड़ता है। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है कि अगर मैं डेल्टा एम निकाल लूंगा, 931 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। डेल्टा एम कैसे निकालू, मैंने सिखाया था आपको। इसमें अगर देखोगे ये लिखा है, इसमें न्यूट्रॉन है 7, प्रोटॉन भी है 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास 7 है तो 7 है न्यूट्रॉन, तो 7 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास 1.08666। फिर प्रोटॉन 7 इंटू एक प्रोटॉन का मास जो कि 1.0727, 1.00। अब यहां से निकलेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों को हम करेंगे ऐड करके जो भी आंसर आएगा यहां लिख देंगे और फिर माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस से। नहीं समझे? इन दोनों को जोड़ेंगे, कैलकुलेटर से जोड़ो, 7 इंटू दिस, 7 इंटू दिस, दोनों को ऐड करो और जोड़ के यहां पर लिखो। तो ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 14। कितना आ रहा है मास डिफेक्ट? व्हाट इज द मास डिफेक्ट गाइस? ये मैं मास ऑफ न्यूक्लियस मान रहा हूं, 0.11 जो किसी बच्चे ने मुझे बताया है मास डिफेक्ट 0.144। छोड़ो इतना, ठीक है, 0.115। ये आपका मास डिफेक्ट आ गया। अब कुछ नहीं करना है। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो 931 होता है एक के लिए, एक के लिए है 931, तो 0.115 के लिए हम बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। कई लोग ऐसे करते हैं भाई साहब, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ध्यान दो प्लीज। क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। कह रहा है कि एक बार हमारे पास आयरन का न्यूक्लियस है, इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालो, और एक बार मेरे पास है बिस्मथ का न्यूक्लियस, इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालो। निकाल लोगे? सेम प्रोसेस इसके लिए। 26 प्रोटॉन है और 6 में से 6 गए 0 और 5 में से 2 गए 3। 30 है कितने न्यूट्रॉन? 30 है ना, 6 में से 6 गए 0। तो 26 प्रोटॉन का मास प्लस 30 न्यूट्रॉन का मास माइनस कर देंगे इस वाले वैल्यू को, और फिर 931 से यार डेल्टा एम कैसे निकालोगे? 26 प्रोटॉन का मास प्लस 30 न्यूट्रॉन का मास, 30 न्यूट्रॉन आएगा, उसको माइनस कर देना इस वैल्यू से, डेल्टा एम निकल जाएगा, और फिर 931 से मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी।